हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ PCS चैनल पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ के PCS चैनल के साथ में। मैं शुभम सरधालिया NCERT इकोनॉमिक्स की NCERTs को डिस्कस करते हुए एक और लेक्चर लेकर के आपके साथ में जुड़ा हूं। दोस्तों, अगर आप रेगुलरली इस सीरीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आप जानते होंगे कि NCERTs इकोनॉमी की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि NCERT हमेशा से, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट PCS एग्जाम हो, एक इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है और स्टूडेंट हमेशा इस पे कंफ्यूज होता है कि NCERT को किस तरीके से पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं NCERT की। तो वो सारी की सारी कंफ्यूजन्स को एंड करने के लिए स्पेशल सीरीज स्टार्ट की गई है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल के साथ में जुड़े हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टेट एग्जाम्स को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर्स आपको इस चैनल पे मिलेंगे, जिनकी मदद से आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना पाएंगे। दोस्तों, हमने शुरुआत करी थी 9th क्लास की NCERT के साथ में। क्यों 9th क्लास की NCERT से शुरुआत करी थी? क्योंकि अगर आपको स्कूल डेज का याद हो तो इकोनॉमी इंट्रोड्यूस ही 9वीं कक्षा में आकर के हुई थी। शायद जो NCERT है उन्हें यह लगता है कि स्टूडेंट जो है वो 9th क्लास तक आके मैच्योर इनफ हो जाता है कि वो अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र जैसी चीजों को समझना शुरू कर दे। तो 9th वॉज द स्टैंडर्ड व्हेन इकोनॉमिक्स वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू अस। 9th क्लास की NCERT की इकोनॉमी में 4 चैप्टर्स थे। ये 4 चैप्टर्स कौन से थे? पहला था स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। दूसरे चैप्टर का नाम था ह्यूमन एज अ रिसोर्स। तीसरा चैप्टर था पॉवर्टी एज अ चैलेंज और चौथा चैप्टर था फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड थे हमारी 9th क्लास की NCERT में। हम इस लेक्चर में शुरुआत करने वाले हैं 10वीं कक्षा की NCERT से। इस बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कुछ इस तरीके की किताब, अगर आपको याद है स्कूल के अंदर 10वीं कक्षा में आपने पढ़ी होगी, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास को समझना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? आर्थिक विकास को समझना। तो चैप्टर वाइज हम इस पूरी की पूरी 10th क्लास की NCERT को डिस्कस करना आज से शुरू करेंगे। चैप्टर 1 और पहले चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि बुक का नाम ही जो है वो है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेट। आर्थिक विकास को समझना, ये बुक का नाम है और चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। तो अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको हम लिंक करेंगे 9th क्लास की NCERT के साथ में। तो दोस्तों, 9th क्लास की NCERT का पहला चैप्टर था स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। वो चैप्टर 1 हमको क्या बताता था? कैसे एक छोटे से गांव की एग्जांपल देकर के शुरुआत हुई आर्थिक गतिविधियों की। कुछ लोग खेती करते थे, कुछ लोग और करने कुछ एक्टिविटीज कर रहे थे। जब हमने ये चीज देखी कि लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो खेती हो, कोई अलाइड एक्टिविटी हो, उससे उनको इनकम जनरेट हो रही थी, और कोई भी चीज जो हमें कुछ फायदा दे, कुछ रिटर्न दे, उसे कहा जाता था क्या? रिसोर्स। जब इंडिविजुअल एक्शंस ने इनकम जनरेट करना शुरू कर दी तो वो इंसान जो है वो बदल गए संसाधनों में, और सेकंड चैप्टर आ गया जिसका नाम था पीपल एज अ रिसोर्स। तो हमने ये चीज समझी कि वो लोग जिनके पास कुछ स्किल था, कुछ नॉलेज थी, कुछ उनको काम आता था, वो संसाधन में बदल गए, वो पीपल एज अ रिसोर्स हो गए। नेक्स्ट चीज जो हमने यहां पर समझी वो ये थी कि 3rd चैप्टर पर जब हम पहुंचे, 3rd चैप्टर का नाम था पॉवर्टी एज अ चैलेंज। हमको एक चीज समझ में आ गई थी कि पीपल एज अ रिसोर्स है, लोग संसाधन है, लेकिन अगर उन संसाधनों का यूटिलाइजेशन नहीं होगा या लोगों को मौका नहीं मिलेगा अपने स्किल्स को इस्तेमाल करने का, तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट जो है, रोजगार जो है वो नहीं मिलेगा, और उस रोजगार के अभाव में वो शिकार होंगे किसका? गरीबी का, पॉवर्टी का। तो पॉवर्टी कैसे एक बहुत बड़ी समस्या थी, एक बहुत बड़ा चैलेंज था, वो हमने 3rd चैप्टर के अंदर समझा था। 4th चैप्टर जो था उसका नाम था क्या? फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। जब कोई व्यक्ति गरीबी का शिकार होता है तो गरीबी की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसी सिचुएशन जहां पर हम 3 अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते, रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। सबसे इंपॉर्टेंट था फूड। फूड सिक्योरिटी क्या होती है? हमें यह सुनिश्चित करना था कि हर व्यक्ति के पास खाना हो। ये सारी की सारी चीजें कैसे सुनिश्चित होंगी, ये हमने समझा था 4th चैप्टर के अंदर। अब अगला जो हमारा लेक्चर है, जो जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है 10th क्लास की NCERT। 9th क्लास में हमको ये 4 चीजों को इंटरलिंक करके हमने समझा। नेक्स्ट जो हमारी 10वीं कक्षा की NCERT थी, अब हमको बेसिक आइडिया लग गया था कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमी जो है वो रिलेटेड थी इनकम से, मनी से। शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर की, जिसका नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है उसका मतलब होता है विकास। बज़वर्ड है, हर दिन
कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये शब्द हमको सुनने को मिलता है। खासकर अगर आप न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ को फॉलो करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अनडाउटेडली आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं, तो आपको न्यूज़पेपर जो है वो तो एक डेली रिचुअल है, आपको करना ही है। न्यूज़पेपर के अंदर या टीवी न्यूज़ के अंदर या किसी भी स्रोत से आप अगर समाचारों को फॉलो करते हैं तो वन और दी अदर वे इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, डेवलपमेंट। हिंदी में कहते हैं विकास। क्या होता है विकास? जब बात डेवलपमेंट की आई, जब लोगों के पास भरपेट खाना था, उनकी बुनियादी सुविधाएं पूरी हो रही थी, अब उन्हें लगा कि नहीं, इससे आगे भी जीवन है और भी जहां है सितारों से आगे। अभी तक एक गरीब व्यक्ति रोजी रोटी की जद्दोजहद में फंसा हुआ था कि यार बाकी सब छोड़ो, रात को खाऊंगा क्या। लेकिन हमने देखा कि सरकार ने हरित क्रांति लाई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, अब हर व्यक्ति के पास भरपेट खाना था, वो भूखा सोने को मजबूर नहीं था। जब भरपेट खाना मुझे मिल गया तो अब मुझे और चीजों को एक्सप्लोर करना था, और तब ये कंसेप्ट सामने आया, डेवलपमेंट। मुझे लगा कि यार खाना तो मिल गया, व्हाट्स नेक्स्ट? अब मुझे चाहिए था कुछ अच्छा होना चाहिए मेरे लिए, जिसको हमने नाम दिया विकास का, जिसको हमने नाम दिया डेवलपमेंट का। अगर हम पूछे कि डेवलपमेंट या विकास क्या है, दोस्तों ये टर्म जो है वो बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव टर्म क्या होता है? जिस तरीके से एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, एक सब्जेक्टिव पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर क्या है कि 4 ऑप्शंस आपको टिक करना है, आंसर जो है उनमें से ही एक सिंगल आंसर होगा। लेकिन सब्जेक्टिव क्या होता है? जहां पर आप रिटन आंसर देते हैं, वाइड रेंज ऑफ थिंग्स को इंक्लूड करते हैं। तो एक चीज जो मेरे लिए डेवलपमेंट है शायद आपके लिए ना हो, जो आपके लिए डेवलपमेंट है वो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट ना हो। तो इस चैप्टर में हमको बताया गया कि डेवलपमेंट के डिफरेंट नोशंस हैं, अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं विकास को लेकर के। अभी सुनने में या समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सर डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट होती है, इसमें धारणाएं, इसमें नोशंस क्या होंगे। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे हमको समझ में आ जाएगा। अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग तरीके की है। हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग होगी, डिपेंड करता है वो किस सिचुएशन में प्रेजेंट है, उसकी एस्पिरेशंस, उसके डिजायर्स, उसके गोल्स के आधार पर उनकी आकांक्षाएं, उनकी इच्छाएं और क्या उनके लक्ष्य हैं। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप हिंदी माध्यम से समझना चाहते हैं तो इसलिए बाइलिंगुअल पीपीटी आपको मिलेगी। ये टर्म्स आकांक्षाएं, इच्छाएं और लक्ष्य, हर व्यक्ति की आकांक्षाएं अलग हैं, इच्छाएं अलग हैं, लक्ष्य अलग हैं। एवरीबडी वुड बी हैविंग डिफरेंट एस्पिरेशंस, डिफरेंट डिजायर्स एंड डिफरेंट गोल्स। उनके गोल्स के हिसाब से एक व्यक्ति एक्स है, उसके अपने एस्पिरेशंस होंगे, उसके अपने डिजायर्स होंगे, उसके अपने गोल्स होंगे। अगर ये तीनों चीजें पूरी हो जाती है उसको लगेगा डेवलपमेंट हुई है। लेकिन वाई के अपने एस्पिरेशंस है, अपने डिजायर्स है, अपने गोल्स है, अपनी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं और लक्ष्य हैं। एक्स के ADG एस्पिरेशंस, डिजायर्स, गोल्स पूरे होंगे, उसके लिए डेवलपमेंट हो गया। लेकिन हम वाई को नहीं कह सकते कि भाई तू कौन सी डेवलपमेंट ढूंढ रहा है, ऑलरेडी हमने एक्स को डेवलपमेंट तो दे दी है। यानी कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता था। एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे। ये तस्वीर में आपको एक व्यक्ति नजर आ रहा है, इसके पास में लिख रखा है आई एम हंग्री। ये एक भूखा व्यक्ति है। ये वो व्यक्ति है जो हर रोज सुबह से शाम तक सिर्फ इस बात का संघर्ष करता है कि यार खाने को भरपेट खाना मिल जाए। इसके लिए डेवलपमेंट क्या है, इसके लिए विकास क्या है? इसके लिए विकास है सिर्फ और सिर्फ क्या? फूड। वो कहते हैं ना, अंधा क्या मांगे 2 आंखें, तो भूखा क्या मांगे 2 रोटी। ये हंग्री है, इसका सिर्फ डेवलपमेंटल गोल कितना, इसका लक्ष्य, इसका एस्पिरेशन, इसकी महत्वाकांक्षा, इसकी इच्छाएं कितनी है, इसके एस्पिरेशंस, डिजायर्स, गोल्स क्या है? सिर्फ और सिर्फ भरपेट खाना। अगर इसको हर रोज खाने के लिए भटकना ना पड़े, इसको हर रोज ये ना सोचना पड़े कि यार आज तो खाना खा रहा हूं, कल मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अगर सरकार ने कह दिया कि भैया सुनो, तुम्हें खाने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो हमने फूड सिक्योरिटी के चैप्टर में देखा, इसके लिए वही डेवलपमेंट है कि डेवलपमेंट हो गया, मुझे खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड सिनेरियो में ये व्यक्ति जो है ये एक पब्लिक बेंच पर सो रहा है। क्या रिप्रेजेंट करता है? ये होमलेस है, ये बेघर है। होमलेस व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट कब होगी? जब इसके पास रहने के लिए अपना खुद का घर होगा। इसको हमने कहा कि मान लीजिए ये पर्सन एक्स है, एक्स के लिए डेवलपमेंट हो चुकी थी, अब उसे खाने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी थी। एक्स बहुत खुश था, उसको लगा कि डेवलपमेंट हो गई, सब मुझे मिल गया। हम पहुंचे वाई के पास, हमने वाई से पूछा वाई तुम क्या चाहते हो? वाई ने बोला मुझे डेवलपमेंट चाहिए। हमने कहा किस बात की डेवलपमेंट? अभी हम एक्स को डेवलपमेंट तो देकर के आए हैं, तुम्हारी डेवलपमेंट बाकी है क्या? उन्होंने पूछा तुमने एक्स को क्या दिया? बोला हमने उसको खाना दिया। वाई कहता मुझे खाना
क्यों दिया? मेरे पास तो ऑलरेडी खाना है, मुझे खाने की तो चिंता ही नहीं है। मेरी डेवलपमेंट है जिस दिन मेरे पास रहने के लिए घर होगा। तो यहां पर डेवलपमेंट की एस्पिरेशंस बदल गई। हम तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचे, मान लीजिए ये जी है। जी के पास क्या है? अपना घर भी है। अगर अपना घर है, हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके पास खाना भी है, घर भी है, लेकिन ये जी कौन है? ये है लैंडलेस लेबरर। ये वो मजदूर है जिसके पास जमीन नहीं है। इसके दिमाग में हमेशा क्या चलता है कि यार खाना खाने का तो इंतजाम हो जाता है, रहने के लिए घर भी है, लेकिन काम क्या करूं? काश मेरे पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा होता जहां पर मैं खेती कर सकता, जहां पर मैं कुछ उगा सकता। तो लैंडलेस लेबरर की एस्पिरेशंस, इसकी इच्छाएं, आकांक्षाएं क्या है? इसे एक जमीन का टुकड़ा चाहिए। आगे चलते हैं। जिस दिन इसके पास जमीन का टुकड़ा आ गया, ये अपने आप को डेवलप फील करेगा, इसको लगेगा कि डेवलपमेंट हो गई। आगे चलते हैं किसान के पास। दोस्तों ये वो किसान है जिसके पास एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड है। इस पीस ऑफ लैंड में ये छोटी मोटी फसल उगाता है, कोई सब्जी उगा लेता है, वहां से लकड़ियां इकट्ठी करके लाता है और अपने घर का गुजारा कर रहा है। सिचुएशन देखी जाए तो ये इन तीनों से बेहतर है, क्योंकि इन तीनों की एस्पिरेशन जो है वो इसके पास फुलफिल्ड है। इसकी अब इन तीनों की जो आकांक्षाएं है वो यहां पर फुलफिल्ड है। लेकिन इसे क्या लगता है? इसे लगता है कि यार मेरे पास छोटा सा खेत है, वहां पर मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूं ज्यादा फल मिलता नहीं है। काश मेरे पास बहुत बड़ी जमीन होती, मेरे पास ट्रैक्टर होता, मेरे पास एडवांस मशीनरी होती, मैं बहुत अच्छी फसल की पैदावार करता, मैं एक बड़ा किसान कहलाता। इसके लिए डेवलपमेंट क्या होगी? जब इसके पास एक अच्छा खेत होगा, एक ट्रैक्टर होगा, तो ये डेवलप्ड फील करेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। ये पर्सन है, मान लीजिए पी एक बहुत बड़ा किसान है, इसके पास ट्रैक्टर है, इसके पास बड़े बड़े खेत है, इसकी अच्छी इनकम है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पी के लिए यहीं तक चीजें दुनिया सीमित है? डेवलपमेंट जो है वो सीधी सीधे रिलेटेड होती है हमारी वांट्स से, हमारे डिजायर्स से। जब मेरी आकांक्षाएं, जब मेरी एस्पिरेशंस फुलफिल होंगी, मुझे तब डेवलप्ड फील होगा। और ऐसा नहीं है कि एक बार मेरी वांट्स जो है वो पूरी हो गई तो अब जिंदगी भर के लिए मैं डेवलप्ड हूं। कुछ समय बाद मुझे और नई चीजों की इच्छाएं हो जाएंगी। तो डेवलपमेंट इस वजह से सब्जेक्टिव टर्म है। हम यहां पहुंचे थे, ये व्यक्ति, इसके पास खुद का ट्रैक्टर है, बहुत बड़ी जमीन है, लेकिन ये चाहता है कि यार कब तक खेती करता रहूंगा, क्यों ना ऐसा करता हूं, कोई इंडस्ट्री लगाता हूं, इस तरीके के शानदार लेविश ऑफिस में जो है वो बैठूंगा। इस पूरे के पूरे एग्जाम्पल का मतलब क्या था दोस्तों? मतलब सिर्फ इतना था कि डेवलपमेंट जो है वो इंडिविजुअली डिफाइन नहीं की जा सकती थी। हम डेवलपमेंट की तो बात तो कर रहे थे, लेकिन हमारे दिमाग में ये सवाल आया कि सर डेवलपमेंट हम करेंगे किसकी? मैं इसकी डेवलपमेंट करूं, मैं इन भाई साहब की करूं, मैं इनकी करूं, किसकी डेवलपमेंट करूं? क्योंकि सबके लिए डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग थी। लेकिन जरूरत थी देश को, जब देश के हालात देखे गए तो सबको लगता था कि नहीं, इस देश को विकास की जरूरत है। लेकिन सवाल यह था कि विकास करें किसका, करें कैसे? इससे कहानी यह समझ में आई कि सर मोर और लेस, अगर हम स्टोरी को कट शॉर्ट करें, इन सभी की एस्पिरेशंस, इन सबकी आकांक्षाएं तब पूरी हो सकती थी अगर इनके पास इनकम हो। ठीक है जी, इसके पास इनकम होगी, इसे खाना मिल जाएगा, इसके पास इनकम होगी, इसे घर मिल जाएगा, इसके पास इनकम होगी, ये जमीन खरीद लेगा, इन भाई साहब के पास इनकम होगी, ये खुद की जमीन ट्रैक्टर खरीद लेंगे, ये भाई साहब जो है अपनी इनकम से बिजनेस बना लेंगे या बिजनेसमैन बन जाएंगे। तो सेंटर ऑफ एवरीबॉडीज एस्पिरेशंस, हर किसी की इच्छाओं, हर किसी की महत्वाकांक्षाओं के सेंटर में क्या चीज लाई करती थी? वो थी इनकम। पैसा जो है वो होना चाहिए था। ठीक है, तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि सर डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनकम से रिलेटेड है। तो हमने क्या किया? हमने अलग अलग लोगों की, अलग अलग देशों की इनकम को मेजर करना शुरू किया। सिंपल सा आइडिया था, जिसकी इनकम ज्यादा उसकी उतनी डेवलपमेंट, जिसकी इनकम कम उसकी डेवलपमेंट कम। एज सिंपल एज दैट। इनकम क्राइटेरिया हमने बना लिया। यहां तक चीजें आई होप हमको क्लियर हो गई होंगी। हमने क्राइटेरिया बना लिया इनकम के, जिसकी जितनी ज्यादा इनकम वो उतना ज्यादा डेवलप्ड, जिसकी जितनी कम इनकम वो उतना कम डेवलप्ड। यहां पर जब हम पहुंचे, एक टिपिकल केस, दोस्तों ये टिपिकल केस जो है ये एक घर का भी हो सकता है, एक देश का भी हो सकता है। दिस कैन बी हाउस ए और कंट्री ए। यहां पर है हाउस बी और साथ में कंट्री बी। यहां पर हमने क्या किया? अब हमने देखना था कि इस हाउस ए या कंट्री ए या फिर हाउस बी या कंट्री बी में से कौन ज्यादा डेवलप्ड था। इसके लिए हम इसको ए और बी करके मेंशन करते हैं ताकि कंफ्यूजन जो है वो ना हो। ये एक घर का एग्जांपल हो सकता है, एक देश का एग्जांपल हो सकता है। ये है बी, ये है ए। अभी हमने एक चीज समझी कि क्राइटेरिया क्या था? इनकम। सर
ए की इनकम जो है वो थी 1 लाख रुपए महीना और बी की इनकम जो है वो है 75,000 रुपीज पर मंथ। सिंपल क्वेश्चन, ए और बी में से किसकी इनकम ज्यादा, और हमने अभी क्या देखा, जिसकी इनकम ज्यादा वो ज्यादा डेवलप्ड। ये एक नोशन था, अभी तक धारणा हमारे मन में चल रही थी कि हमको लगा कि यार डेवलपमेंट के लिए कॉमन क्राइटेरिया तो बनाना पड़ेगा, ऐसे तो हर कोई जो है वो अलग अलग अपना अपना राग अलापता रहेगा। तो हमने डिसाइड किया कि हम इनकम को क्राइटेरिया मान लेंगे, जिसकी जितनी ज्यादा इनकम वो इतना ज्यादा डेवलप्ड। अभी तक का सिनेरियो देखें तो अनडाउटेडली इनकम किसकी ज्यादा है, ए की। तो हमारे इस दिमाग में क्या आया कि ए ज्यादा डेवलप्ड है एज कंपेयर टू बी। लेकिन ग्रेजुअली चीजें बदलना शुरू हो गई, इनकम आ गई थी ए, लेकिन इस ए की इनकम ने कितने मेंबर्स को इस इनकम से सपोर्ट करना था। ए फैमिली हो या ए कंट्री हो, यहां पर मेंबर्स थे 10 और यहां पर मेंबर्स थे हमारे 3। इस 1 लाख रुपए से यहां 10 लोगों का गुजारा होना था, इस 75,000 रुपए से यहां 3 लोगों का गुजारा होना था। अभी तक की स्टोरी ये कहती थी कि ए के पास ज्यादा पैसा है, ये ज्यादा डेवलप्ड है एज कंपेयर टू बी। लेकिन जैसे ही बीच में नंबर ऑफ मेंबर्स आए, कहानी पूरी उल्टी पड़ गई। क्यों? यहां पर पर्सन इस इनकम का कितना शेयर जो है वो एक व्यक्ति के पास मौजूद था, 10,000 रुपए, और यहां पर पर्सन शेयर कितना था, 25,000 रुपए। अब बताइए सेम क्वेश्चन, किसकी इनकम ज्यादा, कौन ज्यादा डेवलप्ड। हम लिविंग स्टैंडर्ड की बात कर लें, हम अच्छे स्वास्थ्य की बात कर लें, अच्छी शिक्षा की बात कर लें, किसके पास ज्यादा बेहतर चीजें होंगी, जिसके पास ज्यादा पैसा था। इंडिविजुअल लेवल पर कौन ज्यादा डेवलप्ड होगा। सर स्टोरी हैज रिवर्स्ड इटसेल्फ। आज बी कंट्री हो या बी हाउस होल्ड हो, यहां पर एक व्यक्ति के पास 25,000 रुपए थे अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए, और यहां पर एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए थे। अब कौन ज्यादा डेवलप्ड था? अनडाउटेडली बी जो है वो मोर डेवलप्ड था। तो अभी तक हम जो नोशन, जो धारणा लेकर के चल रहे थे कि सर अलग अलग एस्पिरेशंस है, लेकिन पैसा हो तो एस्पिरेशंस पूरी हो जाएंगी, वो पैसा टोटल इनकम को हमने क्राइटेरिया माना। लेकिन यहां पर हमको एक चीज समझ में आ गई थी कि सिर्फ और सिर्फ इनकम कैन नॉट बी दी ओनली क्राइटेरिया। इनकम के साथ साथ क्राइटेरिया में यह भी इन्वॉल्व करना होगा कि वो इनकम कितने लोगों को सपोर्ट करती है। इससे एक कंसेप्ट निकल करके आया जहां पर हम एवरेजेस निकाल रहे थे। मान लीजिए ए और बी हाउस होल्ड नहीं है, ए और बी क्या है, कंट्रीज है। अगर हम पिछली एग्जांपल को कंटिन्यू करें, ए कंट्री और बी कंट्री, यहां पर हमने क्या किया, टोटल इनकम को डिवाइड कर दिया हमने नंबर ऑफ मेंबर्स के साथ में। इससे क्या हुआ, एवरेज 10,000 इनकम पर पर्सन इनकम जो है वो आ गई। यहां पर एवरेज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। ऐसा नहीं है कि इसका यह मतलब है कि हर व्यक्ति के पास 10,000 रुपए होंगे, हो सकता है किसी के पास 12,000 रुपए हो और किसी के पास 8,000 रुपए हो, लेकिन ओवरऑल एवरेज जो है वो 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति की रही। इससे कंसेप्ट आया एवरेजेस का। अब अलग अलग देशों में अलग अलग पॉपुलेशन थी, क्योंकि देश में अलग अलग आबादियां होती हैं, कुल आय की तुलना में हमें यह नहीं बताती कि एक औसत व्यक्ति की क्या कमाने की संभावना है। दो देशों की इनकम, सिर्फ और सिर्फ इनकम को कंपेयर करके हम वहां पे डेवलपमेंट का अंदाजा नहीं लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि वो एग्जांपल जो हमने देखा, इनकम कैन नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया, इनकम हैज टू बी कैलकुलेटेड और इनकम हैज टू बी इवैल्यूएटेड विद द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। उस देश की टोटल आबादी के साथ में कंपेयर करके हमको इनकम निकालनी थी, जिसको कहा गया क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ एवरेज। और इसने हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया जो इकोनॉमी में लास्ट तक हमारे साथ जाएगा। इसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ए का केस, बी का केस, इनकम 1 लाख रुपीज, नंबर ऑफ मेंबर्स 10। बी का केस, इनकम 75,000 रुपीज, नंबर ऑफ मेंबर्स 3। पर कैपिटा इनकम क्या होगी? पर कैपिटा इनकम कहता है जिस भी हम एरिया को कंसीडर कर रहे हैं, कोई देश हो, कोई घर हो, कोई मोहल्ला हो, कोई इलाका हो, कोई गली हो, कोई गांव हो, जिस एरिया को, जिस पर्टिकुलर लोकेशन का हम इनकम पर कैपिटा इनकम निकालना चाहते हैं, टोटल उस इलाके की इनकम को उसकी पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। वही हमने किया। ए के केस में टोटल इनकम कितनी थी? 1 लाख रुपए, और लोग कितने थे? सिंपल मैथमेटिक्स है। ए की
पर कैपिटा इनकम हो गई 10,000 रुपए। और वहीं बी के लिए जब हमने ये स्टोरी रिपीट करी, इनकम 75,000 थी, 3 लोग थे, 25,000 रुपए बी की इनकम हो गई। पर कैपिटा इनकम का कंसेप्ट आई होप हमको समझ में आ गया। ओवर द पीरियड हम ये रियलाइज कर चुके थे कि डेवलपमेंट के लिए पहले हमने इनकम क्राइटेरिया रखा, सिर्फ इनकम काफी नहीं था, इनकम के साथ जरूरी थी टोटल पॉपुलेशन, और हमारे पास कंसेप्ट आया जिसको कहा गया पर कैपिटा इनकम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया जो है इसका इस्तेमाल किया गया किसके द्वारा? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक ने 2006 में एक रिपोर्ट जारी करी जिसका नाम था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट। क्यों हम डेवलपमेंट तो मेजर कर रहे थे, और हमने क्या देखा? डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए क्या क्राइटेरिया था? इनकम थी। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि सर हम वर्ल्ड की डेवलपमेंट देखेंगे, अलग अलग देश कितने विकसित हैं, इस चीज को हम देखेंगे कैसे एक रिपोर्ट से। वो रिपोर्ट किसके ऊपर निर्भर करेगी? उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा? पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक ने अलग अलग देशों की इनकम को क्राइटेरिया बना करके कंपेयर करना शुरू कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जिस देश में एनुअल इनकम पर कैपिटा जो है वो 4,53,000 या उससे ज्यादा होगी, ये ईयर कौन सा है? 2004, 2004 के आंकड़े हैं दोस्तों। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जहां पर प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपए होगी, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलेगी? उस देश की पूरी एक साल की इनकम उसकी पॉपुलेशन के साथ उसको डिवाइड कर लिया जाएगा। अगर ये एवरेज, अगर ये पर कैपिटा इनकम 4,53,000 है, उससे ज्यादा आती है, वो देश अमीर माना जाएगा, अच्छा समृद्ध रिच कंट्री माना जाएगा। वहीं ऐसे देश जिनकी पर कैपिटा इनकम 37,000 या उससे कम होगी, उनको माना जाएगा लो इनकम कंट्रीज या पुअरेस्ट कंट्रीज। ये क्राइटेरिया दिया वर्ल्ड बैंक ने कब? 2004 के अंदर। किस आधार पर था? सिंपल इनकम और पॉपुलेशन या पर कैपिटा के हिसाब से। तो पर कैपिटा का कंसेप्ट कैसे यूज हुआ, आई होप हम यहां तक समझ पाए होंगे। जब 2004 में ये रिपोर्ट आई, उस समय इंडिया किस कैटेगरी में आया होगा दोस्तों? इंडिया आप खुद समझ लीजिए किस कैटेगरी में आया होगा। वर्ल्ड बैंक ने पुअरेस्ट कंट्रीज के लिए मिनिमम इनकम क्या रखी थी? 37,000, कि 37,000 या उससे कम अगर किसी की इनकम है वो पुअरेस्ट ऑफ द कंट्रीज में आएगा। 2004 में भारत की पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय करीब 28,000 रुपए थी। आज अगर हम वित्त वर्ष 2021-2022 की बात करें तो ये इनकम जो है ये समवेयर 94,000 के आसपास है। इट इज 91,481, 91,481 रुपए 2004 से 2021 तक इनकम जो है वो इस लेवल तक बढ़ गई है कि जो पर कैपिटा इनकम 28,000 थी वो 91,481 हो चुकी थी। यहां तक आई होप हमको चीजें समझ में आई होंगी। अब यहां अभी तक की डिस्कशन में हमने जो की टर्म्स अंडरस्टैंड करी हैं वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को हम किस तरीके से इवेल्युएट कर रहे थे? किसी देश की इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ है। इकोनॉमी डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? इनकम से। तो अनडाउटेडली जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा डेवलपमेंट यहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन इट हैज टू बी एनालाइज्ड अलोंग विद द पॉपुलेशन। उसको उस इलाके की, उस देश की, उस गांव की, उस शहर की जनसंख्या के साथ कंपेयर करना होगा, तभी हम ये डिफरेंस जो है वो निकाल पाएंगे। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट क्यों हो रहा था? क्योंकि ज्यादा पैसा है, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो जी सकते हैं, हम हेल्थ अफोर्ड कर सकते थे, एजुकेशन अफोर्ड कर सकते थे। अभी तक के लिए डेवलपमेंट का कंसेप्ट हमने समझा, और पर कैपिटा इनकम के हमने कंसेप्ट को समझा। वो क्या है? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन। एक एवरेज निकल करके आती है कि प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम क्या होगी। अब दोस्तों यहां तक 2004 में वर्ल्ड बैंक ने क्राइटेरिया बना दिया। यहां पर ओवर द पीरियड हमको समझ में आया कि इनकम क्राइटेरिया जो है वो डेवलपमेंट का नहीं है, वो क्राइटेरिया है किसका? रिचनेस का। इनकम क्राइटेरिया हमको यह बताता था कौन देश कितना अमीर है, कौन कितना विकसित नहीं है। अब ये आपके मन में सवाल आएगा, सर ये क्या कैसी बात कर रहे हैं? जो रिच है वो तो डेवलप्ड होगा ही होगा। जरूरी नहीं है सर। एक बीमार व्यक्ति है जो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकता, उसके घर में सोना चांदी हीरे मोती के अंबार ढेर भरे पड़े हैं, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो उठ करके उस सोना चांदी को बेच सके या उससे कोई फायदा ले सके। क्या वो व्यक्ति कभी जीवन में डेवलप फील करेगा? उस व्यक्ति को उसकी मजबूरी क्या थी, उसकी एस्पिरेशंस, उसकी महत्वाकांक्षाएं क्या है? वो चाहता है कि यार इस बिस्तर से उठा दो मुझे, मैं चलना चाहता हूं। हमने कहा अंकल चुप, तुमको कुछ नहीं मालूम है, तुम्हें डेवलपमेंट चाहिए, हम तुमको पैसा दे देते हैं, टेक दिस मनी, ये पैसा ले लो। हमने उस अंकल को जाकर के बहुत सारा पैसा दे दिया। अंकल ने बोला अरे बुड़बक, पैसा चाहिए, अंदर जाके देखो कितना रखा है।
जितना तुम सोच नहीं सकते उतना पैसा मेरे पास अंदर अलमारी में पड़ा है, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे पास तो ताकत ही नहीं है। इस एग्जांपल से एक चीज समझ में आई कि सर पैसे के साथ साथ हेल्थ जो है वो इंपॉर्टेंट थी। सिर्फ पैसा वॉज नॉट दी ओनली क्राइटेरिया, उसके साथ में जरूरी थी हेल्थ भी। अब एक व्यक्ति है, उसके पास पैसा भी है, हेल्थ भी है, लेकिन उसको किसी से बात करने का भी इल्म नहीं था, उसको किसी से बात तक करनी नहीं आती थी। इस पैसे के दम पर, अच्छे स्वास्थ्य के दम पर वो कहीं बाहर चला गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है, सामने कहीं उसे कहीं जाना है, उसे समझ नहीं आ रहा किसी से पूछूं कैसे कि मैं कहां जा रहा हूं, मैं इस पैसे का इस्तेमाल कैसे करूं, मैं क्या करूं इस पैसे का। क्यों ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वो बिल्कुल अनपढ़ था, उसके पास एक चीज का बहुत बड़ा अभाव था जिसे कहा जाता है क्या? एजुकेशन। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको यह समझ में आ गया कि डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस मनी पे, इनकम पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके साथ साथ एटलीस्ट दो और चीजें हमें चाहिए, जो है हेल्थ, जो है एजुकेशन। दिस गेव बर्थ टू अ कॉन्सेप्ट जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 2004 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की हमने बात करी, लेकिन आज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट नहीं आती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, आज वर्ल्ड बैंक जारी करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? ये एक ऐसा सूचकांक है जो डेवलपमेंट को इवैल्यूएट करता है, विकास का आंकलन करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव का विकास कैसे हुआ, ये ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगी, वो किस पर निर्भर करेगा? वही तीन क्राइटेरिया जो हमने अभी डिस्कस करे, पहला इनकम, दूसरा हेल्थ, तीसरा एजुकेशन। इन तीनों को साइमल्टेनियसली शुरू करना जो है वो इंपॉर्टेंट था। हमको जानना था कि कैसे ये तीनों चीजें जो हैं वो एक अच्छी लाइफ की ओर इशारा करते हैं। 1990s में, इवन दो 2004 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो है वो आई थी, लेकिन उससे पहले ही इन तीनों क्राइटेरियाज पे काम होना शुरू हो गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की शुरुआत हो चुकी थी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिवॉल्व करता है तीन चीजों के अराउंड, एजुकेशन, इनकम और हेल्थ। कैसे इन तीनों का मिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉमन एरिया है तीनों का, दोस्तों ये वाला जो एरिया है ना, यहां पर जो इंडिविजुअल होंगे या यहां पर जो देश होंगे वो होंगे कौन से देश? जो डेवलपमेंट देख रहे हैं। एजुकेशन और इनकम है, लेकिन अच्छी हेल्थ नहीं, एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत पैसा है उसके पास, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, चल फिर नहीं पाता, वो इस कैटेगरी में बिलोंग करेगा। क्या वो डेवलप्ड है? नहीं। हेल्थ है, इनकम है, एजुकेशन नहीं है, क्या करोगे उस पैसे का? अगर आपको पता ही नहीं उस पैसे को स्पेंड कैसे करना, ये चीजें तो एजुकेशन से ही आएंगी ना। आप बड़ी सी पैसे से आप बड़ी सी गाड़ी ले लोगे, हेल्थ है आपके पास, आप उस गाड़ी लेकर घुमाओगे, लेकिन आपको ट्रैफिक रूल्स नहीं मालूम, आपको रास्ते नहीं मालूम, आपको जीपीएस समझ नहीं आता, तो जितनी बार भी गाड़ी लेकर के निकलोगे या तो एक्सीडेंट होगा या ट्रैफिक का चालान होगा। तो एजुकेशन इक्वली इंपॉर्टेंट थी हेल्थ और इनकम के अलावा। और अगर अच्छी एजुकेशन है, अच्छी इनकम, अच्छी हेल्थ है, लेकिन इनकम नहीं है, तो बेरोजगार होकर के घर पे बैठे रहोगे, कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? इस वजह से इन तीनों का एक मिक्सचर जो है, कॉमन मिक्सचर की जरूरत थी। इस कॉमन मिक्सचर को एजुकेशन, हेल्थ और इनकम को मिलाकर के कंपेयर किया जाए तो एक इंडेक्स बना जिसका नाम क्या था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। वो डेवलपमेंट की स्टोरी जो सबके लिए अलग अलग थी, अब हम ग्रेजुअली उसको एक क्राइटेरिया में, एक ऐसे क्राइटेरिया में जो हर एक इंडिविजुअल के लिए इंप्लीमेंट किया जा सकता था, उसमें बदलने में कामयाब हो चुके थे। नाउ वी गॉट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? इट मेजर्स द लेवल एंड चेंजेस इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब हमारे पास ये तीनों है, पैसा भी है, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, अब मेरे जीने का स्तर, मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगा। कितना बदलाव होता है ओवर द ईयर क्वालिटी ऑफ लाइफ में, वो कैसे कंपेयर किया जाएगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से। इसमें इंडिकेटर्स क्या थे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक व्यक्ति कितने साल तक जिएगा, वो किसका पार्ट है? हेल्थ का। एजुकेशन और एक्सेस टू नॉलेज, उसके पास शिक्षा है या ज्ञान है, ये किसका पार्ट है? एजुकेशन का। इनकम कितनी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, ये किसका पार्ट है? इनकम का। तो ये तीनों क्राइटेरियाज को मिलाकर के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बना। दो इकोनॉमिस्ट, एक संबंधित है भारत से, दूसरे संबंधित है पाकिस्तान से। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भारत के श्री अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के महबूब उल हक, इन्होंने मिलकर के 1990s में एक इंडेक्स तैयार किया जिसको नाम दिया गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
मानव विकास सूचकांक, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या करता था? ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताता था कि क्या विकास हो रहा है, अगर हो रहा है तो किस लेवल पे हो रहा है। ये इंडेक्स एनुअली रिलीज किया जाता है, किसके द्वारा? ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है ये हमको समझ आ गया होगा। आगे चल करके हम इन डेप्थ इन चीजों को समझेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो एनुअल रैंकिंग है, जो कौन ये जारी करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हर साल इंडेक्स जारी करता है, जिसमें बताता है कि कौन सा देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कहां फॉल करता है। ग्रेजुअली आगे चल करके जब हम रिपोर्ट्स आदि को पढ़ेंगे तो वहां हम जानेंगे कि किस तरीके से भारत का क्या परफॉर्मेंस रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। आई होप यहां तक की चीजें जो है वो हमको क्लियर हुई होंगी। अब इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या 3 चीजें थी? सबसे पहला पैरामीटर क्या था? हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। मेजर पैरामीटर सच एज लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ, लेवल्स ऑफ लिटरेसी एंड पर कैपिटा इनकम, इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके ये डेवलपमेंट इंडेक्स निकलता था। हेल्थ कैसे पता चलेगी दोस्तों? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ डायमेंशन इज मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज स्टैटिस्टिकल मेजर दैट एवरेज इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू लिव बेस्ड ऑन सर्टेन डेमोग्राफिक फैक्टर्स सच एज ईयर ऑफ बर्थ एंड करंट एज। एक जब बच्चा पैदा होता है, उसके जन्म के समय जिस इलाके में वो रहता है वहां पर औसतन लोग कितना जीते थे। मान लीजिए एक परिवार है, परिवार में जो दादाजी थे उनकी जब डेथ हुई उनकी एज 80 थी, उनके जो सुपुत्र थे उनकी एज करीब 76 थी, उनके आगे जो वंशज थे किसी की एज 72 थी, किसी की 79 थी, किसी की 78 थी। तो एवरेज जो है वो हमने ले लिया 75 ईयर्स की। भैया इस परिवार में जो भी व्यक्ति पैदा होगा, अनटिल और अनलेस कोई एक्सट्रीम इवेंट हो जाता है, अब कोई बोले कि सर अगर वो सड़क एक्सीडेंट में मारा गया फिर तो बात अलग है, लेकिन नेचुरल डेथ जो है वो एवरेज 75 ईयर्स की एज में होगी। यानी कि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है पैदा होते कि सारी हमें पता चल जाएगा कि यार ये बच्चा मोर और लेस 70-75 ईयर्स तक जिएगा। ये रिप्रेजेंट करता था हेल्थ को। ओवर द पीरियड स्टैटिस्टिक्स से, डेटा से, इस शहर में कितने लोगों की डेथ हो रही है। मान लीजिए एक शहर में 1 लाख लोगों की डेथ हुई पिछले 1 साल में, हमने उन 1 लाख लोगों की एज जो है उसको ऐड किया और उसको डिवाइड कर दिया 1 लाख से, हमारे पास एवरेज आ जाएगी कि ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति की लाइफ जो है वो इतनी है। वो रिप्रेजेंट करेगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी को। तो पहला पैरामीटर कैसे कैलकुलेट होगा? हेल्थ कैसे कैलकुलेट होगी? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ईयर्स इंडिविजुअल ऑन एन एवरेज किसी पर्टिकुलर एरिया में या किसी पर्टिकुलर देश में जी सकता है। दूसरा क्या है? एजुकेशन। अब शिक्षा को कैसे मेजर किया जाए? हेल्थ तो हमने मेजर कर ली कि वो कोई व्यक्ति कितने साल जी रहा है। एजुकेशन को कैसे मेजर किया जाए? हमारे पास सिंपलेस्ट पैरामीटर क्या था एजुकेशन को मेजर करने का? नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग। किस देश में बच्चे अपने जीवन काल में स्कूल के अंदर कितने साल बिताते हैं। अगर हम हिंदुस्तान में बात करें, पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक 12 साल, और उसके बाद अगर हम उससे पहले प्री नर्सरी केजी जैसी क्लासेस में, प्ले स्कूल जिसे कहा जाता है, ऑन एन एवरेज आज के समय में 15 साल एक बच्चा जो है वो स्कूल के अंदर बिताएगा। उसके मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है वो 15 है। इस एजुकेशन के पैरामीटर में कंपैरिजन किया गया कि एटलीस्ट इतने साल की शिक्षा बच्चे के पास होनी चाहिए, और उसको कंपेयर किया गया हर देश के अंदर लोग कितने साल की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दोस्तों नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग में हम कॉलेज लाइफ भी जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने एवरेज एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग के जितने की उम्मीद की जाती है कि कम से कम इतने साल तो तुम स्कूल में देखो बिता के आओ, इससे कम में तो भैया काम नहीं चलेगा, वो है 18 वर्ष। यूनाइटेड नेशन ने बोला कि कम से कम 18 वर्ष तुम स्कूल में बिताते हो, ये तुम्हारी एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग है। वो कैसे? 15 साल स्कूल के अंदर, 3 साल कॉलेज के, यानी मिनिमम ग्रेजुएशन तुम्हारी जो है वो होनी चाहिए। इसको कंपेयर किया जाता है किसी भी देश के कम से कम कितने साल बच्चे कितने साल स्कूल में गुजार रहे हैं, इससे समझ आएगा क्या एजुकेशन सिनेरियो। तीसरा जो था वो था इनकम क्राइटेरिया। इनकम क्राइटेरिया कैसे पता चलेगा? अनडाउटेडली इनकम क्राइटेरिया पर कैपिटा इनकम से। जितनी इनकम है, इसके बारे में तो हमने बहुत बात कर ली, जितनी इनकम है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ पॉपुलेशन के साथ में, हमारी इनकम जो है वो निकल जाएगी।
ये इनकम क्राइटेरिया। अब दोस्तों यहां पर हम कंपैरिजन किसका कर रहे थे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट सिर्फ भारत के लिए, भारत के गांव के लिए, शहर के लिए या राज्य के लिए नहीं होती है, ये पूरी की पूरी दुनिया के लिए थी। तो हमको कंपेयर करना है कि मानव विकास भारत के अंदर ज्यादा हो रहा है या चाइना के अंदर ज्यादा हो रहा है। तो इस वजह से इन तीनों पैरामीटर्स पे हमको कंपेयर करना था अलग अलग देशों को। एजुकेशन और हेल्थ के मामले में हम नंबर ऑफ ईयर्स देख रहे थे, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स तो मोर और लेस सेम रहेंगे, लेकिन इनकम जो है वो एक प्रॉब्लम थी। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर इनकम जो है वो रुपीस में कैलकुलेट हो रही थी, किसी देश में डॉलर में हो रही थी, किसी देश में रुम्बनी में हो रही थी, किसी देश में येन में हो रही थी। अब उसके बीच में एक यूनिफॉर्मिटी कैसे आए? तो डिसाइड किया गया कि सभी देशों की इनकम जो है वो डॉलर में कंपेयर की जाएगी। किस देश की डॉलर में कितनी पर कैपिटा इनकम है वो क्राइटेरिया यूज होगा, जिसकी ज्यादा होगी प्लस एक कॉम्पोजिट स्कोर मिलेगा इनकम, एजुकेशन और हेल्थ के हिसाब से, फिर एक कंपोजिट स्कोर तैयार होगा और कौन स्कोर में कहां फॉलो करता है वो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनेगा। आई होप दोस्तों यहां तक हमको चीजें जो है वो क्लियर हुई हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट और था इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, जिसका नाम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत बार शायद आपने ये टर्म सुनी होगी, सतत विकास। डेवलपमेंट करते हुए हमें यह ध्यान रखना है कि सर हम अपनी जरूरतें पूरे करने में इतने बिजी ना हो जाएं कि हम आने वाली जनरेशंस के लिए अपॉर्चुनिटीज खत्म कर दें। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है ग्राउंड वाटर, पीने का पानी। हम सभी के पास प्रकृति की ओर से ग्राउंड वाटर जो है वो हमें मिला था। मुझे लगा यार मुझे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने अपने गांव के अंदर पहले एक वाटर पंप या एक बोरवेल कराया जिससे पानी आना शुरू हो गया। मुझे लगा नहीं ये पानी कम है, मैंने 2 करा दिए, 3 करा दिए, 4 करा दिए। जैसे जैसे मैं रिसोर्सेज को यूज करता जाऊंगा ये रिसोर्स डिप्लीट होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। मुझे ये चीज का ध्यान रखना है कि सर मुझे तो पानी की जरूरत है, लेकिन कहीं अपनी जरूरत पूरे करने के चक्कर में मैं इन रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल ना कर दूं कि जब मेरी आने वाली जनरेशन, मेरे परिवार के या मेरे आसपास के और लोगों के परिवारों की 2 या 3 पीढ़ियां जब हम आगे जाएं तो पानी खत्म हो जाएगा। सिर्फ बात पानी की नहीं है दोस्तों, जितने भी नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, क्रूड ऑयल है, फॉसिल फ्यूल है, कोयला है, ये सब चीजें जो हैं ये हमको डेवलपमेंट के लिए काम आती हैं, लेकिन क्या हम इसको इस तरीके से इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं कहीं कि हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बचेगी? अगर ऐसा है तो भैया हमारी डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है, ये लंबे समय तक नहीं चल पाएगी, ये 5 साल, 10 साल, 50 साल से ज्यादा नहीं टिक पाएगी। ऐसी डेवलपमेंट जहां पर हम अपनी जरूरतें तो पूरी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि हमारी फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स, उनकी जरूरतें कॉम्प्रोमाइज ना हो। ऐसा प्रोसेस जहां पर डेवलपमेंट जो है वो हमारी मौजूदा जरूरतों को भी सेटिस्फाई करती है और साथ ही साथ आने वाली जनरेशंस की जरूरतों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, उनके साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करती है। इसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। आई होप दोस्तों यहां तक चीजें जो है वो हमको समझ आई होंगी। इस पहले चैप्टर में 10th क्लास की एनसीईआरटी के कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट की हमने बात करी। डेवलपमेंट एक नोशन, एक धारणा थी, क्योंकि सबके लिए अलग अलग थी। उसके अंदर हम यूनिफॉर्मिटी लाए। पहले हमने इनकम को क्राइटेरिया बनाया, लेकिन फिर हमें समझ आ गया कि सिर्फ इनकम से काम नहीं चलेगा। हमने इनकम के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन को जोड़ा और इन तीनों को मिलाकर के कॉम्पोजिट रैंकिंग दी, जिसको नाम दिया गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और साथ ही साथ छोटा सा डिस्कशन इस चैप्टर के अंदर किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें जो है वो हमको समझ आई होंगी। ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2 जो है 10th क्लास की एनसीईआरटी का वो डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सारी की सारी चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, आप समराइज तरीके से पूरी की पूरी एनसीईआरटी समझ पा रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।